है एनिमल इन प्रिजन, उसको देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू को कौन नहीं जानता है, वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनका जन्म हुआ था 1889 में, मृत्यु हुई थी 1964 में। और वो बच्चों के बीच बहुत ही पॉपुलर थे, चाचा नेहरू के लिए। बच्चे उनको चाचा नेहरू कहते थे। ही वॉज अ मैन ऑफ रेयर सेंसिटिविटी। वो एक दुर्लभ व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से पूरी पूरी करी? एजुकेटेड एट हैरो एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन से पूरी करी, हैरो एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। एंड ही बिकम अ बैरिस्टर, एक वकील बने। क्या उनका पढ़ाई था? नेचुरल साइंस एंड लॉ उन्होंने पढ़ा हैरो एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, और इसको पढ़ के वे एक बैरिस्टर बने, वकील बने, ठीक है। एंड रिटर्न टू इंडिया इन 1921। वो 1921 में इंडिया लौट आए। डीपली इन्फ्लुएंस थे किससे? महात्मा गांधी से। बहुत ही प्रभावित थे महात्मा गांधी से, और जिसके कारण उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स ज्वाइन की। और जल्द ही एज अ युवा नेता वो उभर के आए, एंड सून इमर्ज्ड ए लीडर ऑफ कंट्री यूथ। और जहाँ तक बात करें, हाउएवर ही वॉज नॉट अ मियर पॉलिटिशियन, वो एक और केवल राजनेता नहीं थे। ही वॉज ऑल्सो अ ड्रीमर। जैसे हम सपने देखते हैं ना, वैसे उनके कुछ सपने थे देश के प्रति, कि देश आगे जाए, देश के लोग आगे जाए। उनके कुछ आइडियाज़ थे। वो ह्यूमनिस्ट थे, लोगों के लिए अच्छा सोचते थे कि कैसे देश आगे बढ़े, कैसे देश के देशवासी आगे जाएं, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। एंड ही वॉज ऑल्सो अ आर्टिस्ट इन वर्ड्स एज वेल। वो शब्दों के जादूगर थे, है ना, हम कह सकते हैं। उनके कौन कौन से वर्क्स थे? एन ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने खुद की जीवनी लिखी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। ये सारे उनके वर्क्स थे। ये सारे वर्क बहुत ही उल्लेखनीय हैं, रिमार्केबल हैं। किस लिए? ये अपने दुर्लभ, जो इसकी ऊर्जा बहुत ही शक्ति के साथ लिखा है, जोश के साथ लिखा है, और अपनी सुंदरता के लिए ये सारे वर्क्स बहुत ही उल्लेखनीय हैं। और ये जो सारे वर्क्स थे उनको इस्टेब्लिश कर दिया एज अ मास्टर ऑफ इंग्लिश प्रोज। जवाहरलाल नेहरू को इस्टेब्लिश कर दिया एज ए राइटर के रूप में, एज ए प्रोज राइटर के रूप में। इतने अच्छे से, इतनी ऊर्जा से, इतनी सुंदरता से उन्होंने लिखी थी कि वो इस्टेब्लिश हो गए एज ए इंग्लिश राइटर। जब वो जेल में थे, वाइल इन प्रिजन बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के पहले, तो वहाँ पे जेल में भी उन्होंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, है ना। जेल में भी वो किताबें पढ़े, नेचर को ऑब्जर्व किया, एंड सपने देखे, एंड रोड इन हिज पावरफुल एंड पोइटिक स्टाइल। और जो भी उन्होंने सोचा, महसूस किया, उसको उन्होंने लिखा। अबाउट ऑल डैट ही थॉट एंड फील्ड, जो भी उन्होंने सोचा, जो भी उन्होंने महसूस किया, उसको एक पोइटिक स्टाइल में लिखा। यही राइटर और एक साधारण व्यक्ति में फ़र्क हो जाता है। क्यों? वो जो महसूस करता है, वो जो सोचता है, वो लिख नहीं पाता। बट राइटर्स जो होते हैं वो शब्दों के जादूगर होते हैं। वो जो महसूस करते हैं, वो जो सोचते हैं, वो लिख डालते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने जेल में जो देखा, सोचा, नेचर को ऑब्जर्व किया, महसूस किया, उसको उन्होंने अपने बुक्स में लिखा। हिज एलिगेंट पोइटिक प्रोज इज बेस्ट कैप्चर इन हिज ऑटोबायोग्राफी। और इनके जो पोइटिक प्रोज हैं वो इनकी ऑटोबायोग्राफी में सम्मिलित हैं। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम एन ऑटोबायोग्राफी। और ये जो एनिमल इन प्रिजन है, ये जो पीस ऑफ वर्क है, ये इनके ऑटोबायोग्राफी, इनकी जीवनी से लिया गया है। और ये क्या दिखाता है, कि ये क्या रिवील्स करता है कि नेहरू लव्स फॉर नेचर, नेहरू का कितना प्यार था नेचर के प्रति। एंड इट इज़ रिमार्केबल how it derives pleasure from watching different animals and gives respect even the teeniest animal.
तो ये दिखाता है कि कैसे नेहरू को आनंद आता था, क्या देखने में? अलग-अलग जानवर, डिफरेंट एनिमल देखने में, और वो छोटे से छोटे जानवर को बहुत रिस्पेक्ट देते थे। एंड दिस पीस द पीस इज़ अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ लीव एंड लेट लीव। तो ये कह सकते हैं कि ये जो वर्क है, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है किस बात का? कि जियो एंड जीने दो, लीव एंड लेट लीव। क्या करते हैं हम? जो मनुष्य होते हैं वो खुद जीना चाहते हैं। जो छोटे-छोटे कीड़े होते हैं, जो छोटे-छोटे जानवर होते हैं, उनको कई बार हम जाने-अनजाने मार देते हैं। बट नेहरू कहते हैं कि उनकी भी जीवनी है, वो उनको भी भगवान ने भेजा है, तो खुद भी जियो और जीने दो। रिस्पेक्ट करो एनिमल्स की, छोटे से छोटे भी एनिमल्स की, क्योंकि उनको भी नेचर ने बनाया है, हमारे ही तरह। वो छोटे हैं तो क्या हुआ? तो हम कह सकते हैं कि ये जो वर्क्स है, किसका एग्जाम्पल है? जियो एंड जीने दो। हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेहरू लिखते हैं, जहाँ भी आई आए वहाँ पे आपको समझना है कि ये नेहरू ने खुद लिखा है अपने बारे में, क्योंकि ये उनके वर्क ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, उनकी खुद की जीवनी से लिया गया है। तो नेहरू लिखते हैं, कहते हैं कि फॉर 14.5 मंथ्स आई लिव्ड इन माई लिटिल सेल और रूम इन देहरादून गॉल। साढ़े 14 महीनों के लिए वो एक छोटे से जेल में, छोटे से सेल में, रूम में रहे। कहाँ? देहरादून के जेल में। गॉल मीन्स जेल होता है। और एंड आई बिगन टू फील एज इफ आई वॉज ऑलमोस्ट अ पार्ट ऑफ इट। साढ़े 14 महीने जब मैं उस लिटिल सेल में, गॉल में रहा, वहाँ के जेल में, देहरादून के जेल में, तो मैं ऐसा महसूस करने लगा कि जैसे कि मैं लगभग इसका पार्ट हो गया हूँ, है ना? हम जहाँ रहने लगते हैं तो लगता है कि हम उसके पार्ट हो गए हैं, उसके भाग हो गए। ये हमारे वहाँ की सारी चीज़ों से हम फेमिलियर हो जाते हैं, परिचित हो जाते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि आई वॉज फेमिलियर विथ एवरी बिट ऑफ इट। मैं यहाँ के हर एक छोटी से छोटी चीज़ से परिचित हो गया। I knew every mark and dent on the whitewashed wall, on the uneven floor, and the ceiling with its moth-eaten rafters. नेहरू कहते हैं कि मैं इतना फ़ैमिलियर हो चुका था उस रूम से, उस छोटे से सेल से, कि वहाँ के अगर एक छोटा-सा डेंट है, छोटा-सा मार्क है दीवार पे, है ना? तो वो भी मैं देखता था, वो भी उससे भी मैं परिचित हो गया था। और वहाँ के जो असमतल फ्लोर थे, सतहें थे, उनको भी मैं देखता था। और जो सीलिंग होती है ना ऊपर में, सीलिंग में पहले लकड़ियों की जो लगाई जाती थी, लकड़ियाँ लगाई जाती थी, और कुछ कीड़े उसमें होल कर देते हैं, तो उसको माउथ ईटन रैप्टर्स कह रहे हैं। तो उस सीलिंग से, उस दीवार से, उस सतह से, सारे चीज़ से मैं बहुत ही सबको जानने लगा था, सबसे परिचित हो गया था। आगे वो कहते हैं कि इन द लिटिल यार्ड आउटसाइड आई ग्रीटेड लिटिल tufts of grass and odd bits of stone as old friends. बाहर में एक छोटा सा यार्ड है जहाँ पे कुछ पौधे लगे हुए हैं, छोटे छोटे घास हैं, तो मैं उनसे भी जाके मिलता था। तफ्ट और ग्रास, वहाँ के घास से भी जाके मिलता था, और छोटे छोटे जो स्टोन्स थे, उनके कण थे, उन्हें भी मैं जाके मिलता था। कैसे मिलता था? जैसे कि वो पुराने दोस्त हों। आगे लिखते हैं कि आई वॉज नॉट अलोन इन माई सेल। मैं अपने जो सेल था, मेरा जो रूम था, उसमें अकेला नहीं था। क्या था उसमें? फॉर सेवरल कॉलोनीज ऑफ वॉस्प एंड हॉर्नेट्स लिव्ड देयर। मतलब उनके घर में, उस छोटे से घर में, वॉस्प जो होता है ना, वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, हॉर्नेट्स, वॉस्प जिसको हम बिढ़नी और हड्डा भी कहते हैं। तो वो अपना घर बना के वहाँ पे रह रहे थे। उन लोगों का घर आपने देखा होगा, कहीं कहीं लगा लेते हैं। तो उसको कह रहा है कि सेवरल कॉलोनीज़, वो मैंने हम लोगों ने कई बार देखा है उसके घर को, वॉस्प के घर को, बट उस तरह से हम नहीं बोल पा रहे कि वो उनके छोटे-छोटे जो छेद होते हैं, उसको नेहरू ने सेवरल कॉलोनीज़ बोला है। कितना अच्छा शब्द दिया है कि वो छोटे-छोटे कॉलोनीज़ में वो रहते थे।
मैं अकेला नहीं था, वहाँ पे बहुत सारे वॉस्प एंड हॉर्नेट्स रहते थे, जो अपने कई कॉलोनीज़ बना के रहते थे। आगे क्या रहते थे उस रूम में? मिनी लिज़ार्ड्स, बहुत सारी छिपकलियाँ रहते थे, अ, जिन्होंने अपना घर, जो सीलिंग के ऊपर छत से जो जुड़ी लकड़ियों का रैफ्टर्स था, उसमें अपना घर वो बना के रहती थी। और इमर्जिंग इन द इवनिंग सर्च ऑफ प्रे, कब वो निकलती थी? शाम के समय निकलती थी अपने शिकार की खोज में, छिपकलियाँ। If thoughts and emotion leaves their trace behind the physical surroundings, the very air of the dead cell must be thick with them. नेहरू कहते हैं कि अगर हम अपनी थॉट, हम अपने विचार और इमोशंस अगर यहाँ दिखाएं, तो यहाँ की जो वातावरण है इस सेल की, वो हमारे थॉट और इमोशंस से वहाँ एक परत, मोटी परत हो जाएगी। और ये जो थॉट और इमोशन है इस लिटिल स्पेस के एवरी ऑब्जेक्ट से जाके चिपक जाएंगी। कहने का मतलब है कि नेहरू बहुत ही फ़ैमिलियर हो गए थे वहाँ के सारे चीज़ों से, और उनके थॉट और इमोशंस जो उनसे जुड़ गए थे। आगे वो कहते हैं कि आई हैड बेटर सेल्स इन अदर प्रेजेंट। ये जो देहरादून का प्रेजेंट था, उससे कहीं अधिक अच्छे जेल उनको मिले अदर जगह पे। प्रेजेंट क्या है? जेल। तो इस जेल से अच्छे अच्छे जेल में वो रहें, बट इन देहरादून आई हैड वंस प्रिविलेज। देहरादून में उनको एक छूट थी, उनको एक प्रिविलेज मिल रही थी, क्या? विच वॉज वेरी प्रेसियस टू मी, जो उनको बहुत ही कीमती थी वो छूट। क्या छूट मिल रही थी उनको? द गोल वॉज proper, the goal proper was very small one and we were kept in old lockup outside the Gaul walls but within the Gaul compound। नेहरू कहते हैं कि जो हम लोग का रूम था, जो वो बहुत ही छोटा था, और जेल के कंपाउंड के एक ओल्ड लॉकअप था, वहीं पे हम लोग रहते थे, जो कि बहुत छोटा था। कह रहे हैं कि दिस प्लेस वॉज सो स्मॉल, बहुत छोटा था, एंड देयर वॉज नो रूम टू वर्क अबाउट इन इट। इतना छोटा था कि रूम में हम टहल भी नहीं पाते थे। एंड सो वी वेर अलाउड मॉर्निंग एंड इवनिंग टू गो आउट एंड वॉक अप एंड डाउन इन फ्रंट ऑफ द गेट। तो इतना छोटा स्पेस था कि उनको अलाउ किया गया था बाहर जाने के लिए, गेट से बाहर जाके टहलने के लिए, शाम में और सुबह में। तो ये जो छूट थी, ये उनको बहुत कीमती थी कि उनको टहलने के लिए दिया जाता था। ठीक है, थोड़ी दूरी पे, 100 यार्ड्स की दूरी पे। और आगे वो कहते हैं कि वी रिमेन इन गोल कंपाउंड, हम गोल कंपाउंड में रहते थे, बट दिस कमिंग आउटसाइड, लेकिन यह बाहर आना, हमें क्या दृश्य दिखाई देता था वहाँ से बाहर आने पे? क्या क्या दिखाई देता था? माउंटेन्स दिखाई देते थे, फील्ड्स दिखाई देते थे, पब्लिक रोड्स दिखाई देते थे कुछ दूरी पे, जब वो बाहर टहलने के लिए आते थे। तो ये स्पेशल प्रिविलेज था। और वो कहते हैं कि ये जो प्रिविलेज था, ये जो छूट था, स्पेशल प्रिविलेज, वो केवल उनके लिए नहीं था। दिस वॉज नॉट अ स्पेशल प्रिविलेज फॉर मी, इट वॉज कॉमन फॉर ऑल द ए एंड बी प्रिजनर्स केप्ट इन देहरादून। ये सारे जो ए एंड बी क्लास के प्रिजनर थे, कैदी थे, उनके लिए, जो देहरादून के जेल में थे, उन सब के लिए था। नेहरू के लिए भी था, और उन कैदी ए बी क्लास के जो प्रिजनर्स थे उनके लिए भी था। विद इन द कंपाउंड्स बट आउटसाइड द गोल वॉल्स देयर वॉज अनदर स्मॉल बिल्डिंग। कंपाउंड के अंदर, और वो जेल की जो दीवार थी वहाँ से बाहर की तरफ एक अनदर सेल था, अनदर बिल्डिंग था, जिसका क्या नाम था? यूरोपियन लॉकअप। उसका नाम था यूरोपियन लॉकअप। एंड दिस हैड नो इनक्लोजिंग वॉल्स, और इससे जुड़ी कोई दीवार नहीं थी। एंड अ पर्सन इनसाइड द सेल कुड हैव अ फाइन व्यू ऑफ द माउंटेन्स। और इस यूरोपियन लॉकअप में जो कैदी थे, वो वो अच्छा अच्छा व्यू देख सकते थे, किसका? माउंटेन्स का, और बाहर की जो दुनिया थी उसको वो देख सकते थे।
यूरोपियन कन्विक्ट्स जो बाहर के कैदी थे, है ना, and others kept here were allowed to walk in front of the Gaul gate every morning and evening. तो जो जो यूरोपियन जो विदेशी कन्विक्ट्स थे, जो विदेशी दोषी थे, वो भी यूरोपियन लॉकअप में बंद थे और उनको भी अलाउ किया गया था, इसलिए मॉर्निंग और इवनिंग में टहलने के लिए। आगे नेहरू कहते हैं कि only a prisoner who has been confined for long behind high wall can appreciate the extraordinary psychological value of these outside walks and open views। कि एक जो कैदी है जो कि बंद है रूम में, अगर उसको बाहर थोड़ी देर बाहर घूमने के लिए दिया जा रहा है तो ये कितना अच्छा लगता है ना? ये केवल एक कैदी ही समझ सकता है। ओनली अ प्रिजनर, जिसको एक दीवार के पीछे रखा जा सकता है। तो इस तरह से जो आउटिंग हो रही है उसका बहुत ही मनोवैज्ञानिक वैल्यू है। उसको नेहरू कहते हैं कि बहुत ही अच्छा लगता है और एक एक कैदी ही समझ सकता है कि कितना अच्छा लगता है बाहर जाके घूमना। और वो भी वहाँ पे कैदी थे तो वो बोलते थे कि मुझे बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे घूमना। आई लव दीज आउटिंग्स, मैं इन आउटिंग्स को बहुत पसंद करता। एंड एंड आई डिड नॉट गिव देम अप इवन ड्यूरिंग द मानसून। तो मानसून के समय में भी वो बाहर जाना नहीं छोड़ते थे, चाहे दिन कितना भी खराब हो, कितना भी बारिश हो रहा हो, लेकिन वो बाहर जाके घूमना बहुत पसंद करते थे और वो एक भी दिन मिस नहीं करना चाहते थे। विन द रेन कमिंग डाउन फॉर डेज इन टॉरेंट्स एंड आई हैड टू वॉक इन एंकल डीप ऑफ वाटर्स। जब वर्षा होने लगता था, है ना, बहुत वर्षा होता था, वर्षा होती थी, लेकिन उस समय भी वो बाहर जाके घूमना नहीं छोड़ते थे और एंकल डीप वाटर में भी, है ना, पानी उनके पैरों पे लगते थे, बट वो बाहर जाके घूमना, आउटिंग्स अपना नहीं छोड़ते थे।